लाइन की जहाज टाइटन, प्री इंडस्ट्री के टाइटन के बारे में। इसका यह कहना कि 18वीं सदी के दौरान युद्धपोत तकनीक और निर्माण के अद्भुत होते थे, यह एक बहुत मुश्किल बिंदु नहीं है, लेकिन अक्सर इस बिंदु को और दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री और फिल्म कार्यक्रम शानदार स्टॉक फुटेज को एक साथ फेंक देते हैं, जिसमें शक्तिशाली जहाज समुद्री सागरों में सैलाने के दौरान हमें वृद्धि करते हैं। साथ ही हमें यह भी बताते हैं कि जहाज के निर्माण के लिए कितने पेड़ इस्तेमाल किए गए थे या उस पर कितने मील रस्सी का इस्तेमाल हुआ था, और ऐसी मूर्ख बातें। यह स्वाभाविक है कि इन जहाज़ों के महत्व को दर्शाने के लिए दर्शकों को आश्चर्य में छोड़ने की इच्छा होती है, लेकिन हाँ, यह शैली बेशक बहुत प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि यह वास्तविक अद्भुत माप को ठीक से पकड़ता नहीं है उनके अपने संदर्भ में। हाँ, यह हमें दिलचस्प लगता है, लेकिन उस समय जीवित व्यक्तियों के बारे में क्या? इन जहाज़ों का उनके समकालीनों पर आर्थिक और मानसिक रूप से कितना प्रभाव था? वैसे यही मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि हाँ, हम सभी जानते हैं कि ये जहाज़ बड़े थे। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आम है कि सिर्फ इस बात की सच्ची समझ हो कि वे कितने। हम मुख्यतः HMS विजय को देख रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है उसकी सुगमता से प्राप्त सांख्यिकी और उसकी प्रख्यात प्रतिष्ठा। यद्यपि यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज नहीं था, न ही सबसे प्रतिनिधित्वपूर्ण, परंतु यह निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी युद्धपोतों में से एक है, और मैं यह मानता हूं कि यह सभी समयों का सबसे प्रसिद्ध जहाज है। इसलिए यह चर्चा की जा रही व्यापक अवधारणा के लिए अच्छा संदर्भ बिंदु होगा। मैं इन जहाज़ों के निर्माण के बारे में अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा, समय की बचत के लिए। हालांकि अगर वह प्रक्रिया आपकी रुचि है तो मैं कुछ सूचना स्रोतों को शामिल करूंगा। अब HMS विजय का संक्षिप्त सारांश देखने के लिए आधारों को कवर करते हैं। हिस मजेस्टी का जहाज विजय 1779 में रखा और 1745 में लॉन्च किया गया था। वह ब्रिटिश रॉयल नेवी का पहले दर्जे का जहाज है। रॉयल नेवी अपने जहाज़ों को तोपों की संख्या पर आधारित रेटिंग सिस्टम में वर्गीकृत करती थी, जिसमें पहले दर्जे की वर्गीकरण सबसे बड़ी थी। विक्ट्री के मामले में उसने 3 मुख्य तोप डेक के अच्छे 300 तोपें चलाईं और ठीक 800 से अधिक पुरुषों की क्रू की मेजबानी की। हालांकि उसने 7 वर्षों का युद्ध छूकर गया था, उसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के यूरोपीय थिएटर की कार्रवाई देखी और नेपोलियन युद्धों में भी हिस्सा लिया, जिसमें उसका जहाज ट्राफल्गर की लड़ाई में एडमिरल लॉर्ड नेल्सन के मुख्य था। उसके निर्माण में उसे करीब 6000 पेड़ों की आवश्यकता थी। 27 खदान थे, 26 मील की रिगिंग, 26 मील की लाइन, 2 टन की लोहे और कॉपर की कीलें, 6500 वर्ग यार्ड का पाल, और उसका विस्थापन 3500 टन था। वह 200 फीट से अधिक ऊंची है और उसकी लॉन्च पर सरकार की लागत 6377 थी, जो आज के 50 मिलियन पाउंड के बराबर है। तो फिर से निश्चित रूप से प्रभावशाली सांख्यिकी, लेकिन अंततः प्रसंग के बिना अर्थहीन। मेरा मतलब है, अगर मैंने आपसे कहा होता कि उसका विस्थापन 4000 टन का है बजाय 3500 के, या कि वह 150 फीट ऊंची है बजाय 234 के, मेरा मतलब है, जब तक आप समुद्री मामलों में बहुत अनुभवी नहीं हैं, क्या आप वास्तव में कोई अंतर जानते या कोई अन्य प्रतिक्रिया होती? वाह, वह वाकई एक बड़ा नंबर है, क्योंकि मेरा मतलब है, मैं निश्चित रूप से नहीं करता। हम एक दुनिया में रहते हैं जहां 200 फीट ऊंची इमारत वास्तव में बड़ी बात नहीं है, जहां 50 मिलियन पाउंड सैन्य व्यय की बाल्टी में एक बूंद है। ये रोचक आंकड़े हैं, लेकिन ये भयानक रूप से प्रभावशाली नहीं है। लेकिन उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जिन्होंने इन जहाज़ों को उदय होते हुए देखा, जिनके लिए ये आधुनिकता और सैन्य शक्ति की ऊंचाई थी, अच्छी तरह से ये आंकड़े बहुत अधिक प्रेरणादायक थे। तो हमें शुरू करने के लिए जल रेखा से मुख्य मस्तूल तक HMS विजय 205 फीट ऊंचा है। पोर्ट्समथ कैथेड्रल, जो 1699 से लेकर 1969 तक उस शहर की सबसे ऊंची इमारत थी,
121 फीट ऊंची है। जब आप अपने घर के बंदरगाह में विजय की कल्पना करते हैं तो अन्य ऊंचे जहाजों से घिरे एक ऊंचे जहाज की कल्पना मत करें। कैथेड्रल के अनगिनत कदमों को चढ़ने की कल्पना करें, उसके घंटी के टॉवर के सबसे ऊंचे हिस्से में ऊपर जाते हुए। और ऊंचाई से आप नीचे की दुनिया की ओर देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में व्यस्त शहरवासियों की ओर और हरियाली से भरी देश की ओर जो आसपास है। इस विशाल ऊंचाई से लगता है कि आप उस पवित्र स्थान से स्वर्ग की ओर पहुंच सकते हैं जहां केवल बादल ही आप पर छाया डालते हैं। पिछले 100 वर्षों में पूरे शहर की सबसे ऊंची इमारत। लेकिन फिर आप अपनी नजर पानी की ओर मोड़ते हैं और आपको यह एहसास होता है कि आप छाया में हैं, लेकिन वह छाया आप पर बादल नहीं डाल रहा है, क्योंकि आपके ऊपर प्रभावशाली ढंग से खड़ी महान युद्धपोतों की मस्तूलें, ये युद्ध के एक खंड निर्माण, वे आप पर नीचे देखते हैं, भगवान से भी ऊंचा खड़ा होते हैं। अब अत्यधिक नाटकीय, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ यह समझाना चाहता था कि लंबे जहाज वास्तव में कितने शानदार थे। क्योंकि जबकि आज उसी सांख्यिकीय ऊंचाई को पढ़ना शायद बहुत ही प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन जब आप उस सांख्यिकी को अपने संदर्भ में लेते हैं, उसे समय की अन्य संरचनाओं के साथ तुलना करते हैं, समय के अन्य मानकों के साथ, वे मन में बहुत बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकाश में एक और अच्छा मापदंड शायद इन नावों की कीमत हो सकती है। फिर से HMS विजय की कीमत 60,177 पाउंड थी, जो अब लगभग 50 मिलियन पाउंड के बराबर है। लेकिन जिस दुनिया में विमान वाहक लाखों और अरबों पाउंड में बनते हैं, वहां 50 मिलियन वास्तव में बहुत अधिक नहीं लगते, है ना? लेकिन यह निश्चित उत्तर नहीं है। देखिए, अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक तुलनाएं, मुद्रास्फीति दरों की गणना समय के साथ सरल नहीं होती है। समय के साथ मुद्रा केवल बदलती नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्थाएं भी बदलती हैं। अर्थव्यवस्था बदलती है, यह अधिकारी बन जाता है। लोग अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक धनी होते जा रहे हैं। खरीदने की शक्ति बढ़ती है। अब यह अपने आप में एक पूरी परियोजना हो सकती है, लेकिन कहने की जरूरत है कि जबकि विजय सिर्फ सरकार को 60,000 पाउंड की लागत आई, पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात प्रभावी रूप से कुल आर्थिक उत्पादन पूरे देश का उस समय केवल 88 मिलियन पाउंड था। HMS विजय की लागत पूरे GDP के 0.7% थी। और शायद अगर वह आंकड़ा आपको पूरी तरह से चौंका दे, तो यह राष्ट्र की पूरी रक्षा अर्थव्यवस्था का एक पूरा प्रतिशत भी प्रतिष्ठित करता था। तो चलिए उसे कुछ आधुनिक आंकड़ों के साथ तुलना करते हैं, ताकि समझने में थोड़ी सहायता मिल सके कि वह वास्तव में कितना महत्वपूर्ण था। HMS क्वीन एलिजाबेथ, देश के नए सुपर कैरियर और रॉयल नेवी का सबसे बड़ा जहाज, का निर्माण लगभग 0.17% GDP का खर्च हुआ, जैसा कि मेरे आंकड़े बता रहे हैं। 1985 में कमीशन किए गए HMS आर्क रॉयल विमान वाहक दुनिया का सबसे बड़ा था। यह लगभग 0.9% GDP था। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाते हुए USS अब्राहम लिंकन की लागत लगभग 0.10% अमेरिकी GDP थी, और नया ब्रांड USS जेराल्ड R फोर्ड क्लास, एक चकित करने वाले 13 अरब डॉलर की लागत से वह जहाज बनाने के लिए लगभग 0.67% GDP था। तो आंकड़े समान हैं, व्यापक रूप से कम, और यह कहना सुरक्षित हो सकता है कि इन्हें निर्माण करने का समग्र आर्थिक लागत, लाइन के सबसे बड़े जहाज, पहले दर्जा होने के नाते, अच्छी तरह से वे एक विमान वाहक की लागत से कुछ हद तक तुलनीय थे मॉडर्न अर्थव्यवस्था के लिए। बड़ा अंतर? अच्छी तरह से। वर्तमान में पूरी दुनिया में सुपर कैरियर से लेकर हल्के कैरियर तक सभी आकारों के 20 विमान वाहक हैं। तुलनात्मक रूप से नेपोलियनिक युद्धों के अंत तक रॉयल नेवी के पास अकेले 7 प्रथम दर्जे, 8 दूसरे दर्जे थे, जो प्रथम दर्जों से केवल थोड़ा छोटे थे, और लगभग 103 तीसरे दर्जे, जिनमें आमतौर पर 2 गन डेक्स पर 36 से 80 तोपें होती थीं। तो आप जब कहते हैं कि नेवी वही लकड़ी की दीवार थी जिसने इंग्लैंड को हमले से बचाया और इंग्लैंड ने खर्च किया,
नेवी पर बहुत पैसा और प्रयास करने के बावजूद आपको इस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन शायद यह अभी भी काफी नहीं है कि आपको इन जहाज़ों की अद्भुतता का ठीक से एहसास हो। चलिए उनके क्रू के बारे में थोड़ी बात करते हैं। HMS विक्ट्री के पास 800 से थोड़े अधिक मनुष्यों की क्रू थी। एक बार फिर से यह निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या थी, खासकर जब आप यह मानते हैं कि रॉयल नेवी के घर पोर्ट्समाउथ की पूरी जनसंख्या 1801 में लगभग 32,000 थी। इसका मतलब है कि अगर विक्ट्री एक दिन घर आ जाती तो उसकी पूरी क्रू करीब 2.5% का प्रतिनिधित्व करेगी पूरे शहर की जनसंख्या का, और वह एक जहाज की क्रू है पोर्ट्समथ में। वैसे तो कभी एक समुद्री जहाज की 800 सदस्यों की क्रू को समुद्र तट पर छोड़ा नहीं जाता, लेकिन इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 800 लोगों की संख्या कितनी बड़ी होती है। अनुपातिक रूप से बहुत अधिक। HMS क्वीन एलिजाबेथ के तुल्यांकित पूरक की तुलना में पोर्ट्समाउथ की आधुनिक शहर की जनसंख्या 2 लाख के प्रति। तो फिर से जब वे कहते हैं कि ये तटीय समुदाय रॉयल नेवी के शहर थे, तो यह किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे शहर की जनसंख्या का 2.5% एक ही जहाज के क्रू से बना हुआ था। फिर से पोर्ट्समाउथ में। अब अंत में हम मजेदार टुकड़े पर पहुंचे हैं लगता है। शस्त्रास्त्राणी, बंदूकें, इन नौकाओं की आग देखिए। और मुझे लगता है ये सबसे अधिक चौंका देने वाला आंकड़ा है, खासकर हम सैन्य इतिहास के छात्रों के लिए। अब स्वाभाविक रूप से जब नाविक और समुद्री सैनिक, ये जहाज विभिन्न प्रकार की बंदूकों से सुसज्जित होते थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनकी आग की शक्ति वास्तव में ऊंचे जहाज से कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, वह तोप होगी। भारी तोपें जो भयानक ब्रॉडसाइड्स देंगी। 12, 24, यहां तक कि 32 पाउंड भारी सीसा गोल गोली को दुश्मन के खोल में डालें। जब हम इन विस्फोटों के वजन झटके की बात करते हैं, हम आश्चर्य भाव से ऐसा करते हैं, लेकिन एक अधूरा समझने के लिए देखिए इन जहाजों की अत्यधिक शस्त्र युक्त और शक्तिशाली कितनी थी। इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि इसे उस समय की सेनाओं के साथ तुलना करना वास्तव में उपयोगी हो सकता है। एक पूरी सेना एक जहाज के लिए, ये एक अच्छी तुलना है ना? वैसे वाटरलू की लड़ाई में वेलिंगटन के नेतृत्व में संयुक्त सेना के पास उनकी 88,000 पुरुषों की बल में कुल 157 तोपें थीं। इनमें से 60 तोपें, 9 पाउंडर कैनन और छोटे टुकड़े, 6 पाउंडर हाउट्जर आदि थे। तुलनात्मक रूप से नेपोलियन हमेशा अपनी ग्रैंड बैटरी के प्रशंसक अपनी 70,000 की सेना के साथ 264 तोपों का निर्देशन करते थे, और इससे वाटरलू में कैनन की कुल संख्या लगभग 403 तोपों तक पहुंच जाती है, जो लगभग 1,40,000 पुरुषों के एक युद्ध क्षेत्र में देखी गई, जिसमें बाद में आने वाले प्रशियाई शामिल नहीं थे। अब इसे HMS विजयी 800 पुरुषों की एक जहाज से तुलना करें। बेशक उसका शस्त्रागार समय के साथ बदलता रहता, लेकिन सामान्यतः उसने 104 तोपें ले ली थीं। अपने आप में एक अकेली जहाज, उसने वाटरलू में तोप खाने का 1/4 हिस्सा ले लिया था। और ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जबकि वाटरलू में कई, यहाँ तक कि अधिकांश तोपें मैदानी टुकड़े थे। 9 पाउंड वाली तोपें या उससे भी छोटी विजय की तोपों में सबसे छोटी 12 पाउंड वाली थीं। यदि सटीक हो तो उसने 30-32 पाउंड वाली तोपें, 28-24 पाउंड वाली तोपें, 64-12 पाउंड वाली तोपें ले ली थीं, और उसके पास 2 67 पाउंड वाली कैरोनेडेस भी थीं। हालांकि मैं आपको देता हूं कि वाटरलू नेपोलियनिक युद्धों में सबसे प्रसिद्ध था, यह सबसे बड़ा नहीं था, इसलिए हम इस छोटे तुलना का बहुत अधिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे बड़े नेपोलियनिक युद्ध बोरोदिनो की ओर देखते हैं, जिसमें नेपोलियन ने मॉस्को के नियंत्रण के लिए रूसियों से लड़ाई की। इसमें कम से कम 2,50,000 पुरुषों की संलग्नता देखी गई, और तैनात तोपों की कुल संख्या एक चौंका देने वाली 1,211 तोपें थीं। सही है, वह विजय की 100 तोपों को कहीं पीछे छोड़ देता है। लेकिन फिर शायद हमें जहाज के बजाय सेना के साथ युद्ध की तुलना करनी चाहिए। क्या हम करें? क्योंकि ट्राफलगर में नेल्सन का डिवीजन, जिसमें लगभग 18 जहाज थे और जो रॉयल नेवी बल का आधा हिस्सा था, उसके पास कुल 1,066 तोपें थीं।
लगभग उतने ही रॉयल नेवी का आधा हिस्सा, बोरोदिनो के पूरे युद्ध के बराबर लगभग उतनी ही तोपें। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें कॉलिंगवुड का डिवीजन नहीं शामिल है, जहां हम 1180 और जोड़ सकते हैं बोरोदिनो के युद्ध के बराबर। या उस बात का फ्रेंच नौसेना की प्रीता एक और 1516 तोपें जोड़ें बोरोदिनो से अधिक। या बिल्कुल उस बात का स्पेनिश नौसेना गिनती में एक और 1350 जोड़ें। तो अगर हम उस तुलना करने जाते हैं तो हमारे पास एक और 1211 तोपें हैं नेपोलियनिक युद्धों की सबसे बड़ी भूमि युद्ध में, जबकि ट्रैफलगर की लड़ाई में अधिकतम 5112 तोपों की तुलना में। और उस गिनती पर मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं शायद इसके बारे में घंटों तक बकवास कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह मेरा मूल बिंदु समझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और वह बिंदु क्या है? ठीक है, मैं जानता हूं कि यह बहुत अद्भुत नहीं है, लेकिन लाइन के जहाज बड़े टाइटैनिक तक अत्यधिक थे। और बेशक, जबकि हम सभी ने इसकी एक मूलभूत समझ के साथ शुरुआत की, हमारी आधुनिक आंखों के माध्यम से हमें वह समझ है, एक दोषपूर्ण समझ, जो वास्तव में इन रचनाओं की शानदारता को नहीं समझता है जैसा कि उनके निर्माताओं ने उन्हें देखा होता। लाइन का जहाज आज हम जो सामान्यतः उनका धारणा करते हैं उससे कहीं अधिक था। वे युद्धपोत थे, उनके युग के सुपर कैरियर थे, वे वास्तविक टाइटन्स थे, उनके पूर्व औद्योगिक युग के सबसे बड़ी इमारतों से भी बड़े और सबसे मजबूत सेनाओं से अधिक आग्नेय शक्ति के साथ। और मुझे आशा है कि यह वीडियो ने कम से कम इस पर थोड़ी और रोशनी डालने में मदद की होगी। फिर से मैं अपने पेट्रियन समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं उनकी उदारता और इस चर्चा के विषय का चयन के लिए जिसे हमने आनंद लिया। साथ ही मेरे 16 यूट्यूब चैनल सहयोगियों का धन्यवाद जो ऑपरेशन ओडिसियस का हिस्सा हैं, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। और इस प्रकार हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और अगले समय तक मेरे प्यारे दर्शक, मैं हूं और मैं बना रहूंगा आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक।